हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके जीएस वाला 98 में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें यूरोपियों के आगमन से लेकर आज़ादी तक का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फर्स्ट देखते हैं यूरोपीय शक्तियों का आगमन, जिसमें पुर्तगाली से शुरू होता है। पुर्तगाली 1498 में आया था। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। गोवा, दमन और दीव में केंद्र बनाए थे। 1498 में फर्स्ट वास्को डी गामा आए थे, जो कि पुर्तगाली थे, और केंद्र बनाए थे गोवा, दमन, दीव में अपना केंद्र बनाए थे। दूसरा 1605 में डच आए। मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली। मुख्य ध्यान इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर इनका था। डच जो है मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोले, लेकिन उनका ध्यान इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर मुख्य रूप से फोकस था। नेक्स्ट है अंग्रेज की बात करें, 1608 में आए थे। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। 1613 में सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापित की गई थी। डेनिश 1616 में आए। मुख्य केंद्र श्रीरामपुर यानी बंगाल था। 1845 में अपनी पहली फैक्ट्रियां अंग्रेज़ों को बेच दी डेनिश ने। कब आए थे डेनिश? 1616 में। फ्रांसीसी 1664 में आए थे। कोलवर्ट द्वारा स्थापित केंद्र था। मुख्य केंद्र पुडुचेरी या पौंडीचेरी था। क्या था मुख्य केंद्र? पुडुचेरी या पौंडीचेरी था। जैसे कि हम देखें, यूरोपीय शक्ति के आगमन में पहले पुर्तगाली आए 1498 में। पुर्तगाली आए 1498 में। उसके बाद डच आए 1605 में। फिर अंग्रेज 1608 में। अंग्रेज के बाद आए डेनिश आए 1616 में। उसके बाद फ्रांसीसी आए 1664 में। सेकेंड स्टेप है 18वीं शताब्दी का भारत और मुग़लों का पतन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। औरंगजेब की मृत्यु की बात करें इसमें, तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी हुई थी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ। कमज़ोर उत्तराधिकारी बहादुर शाह था इसमें। फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह साम्राज्य को संभाल नहीं सके। बहादुर शाह कमज़ोर उत्तराधिकारी थे। उसके बाद फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह इस साम्राज्य को नहीं संभाल सके। नेक्स्ट है विदेशी आक्रमण, जिसमें नादिर शाह 1739 में किए थे। इन्होंने दिल्ली को लूटा। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को ले गया यहाँ से। दिल्ली को लूटा और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को भी लेके यहाँ से चले गए नादिर शाह 1739 में। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आए 1748 से 1767 के बीच। भारत पर कई बार आक्रमण किए अहमद शाह अब्दाली ने। क्षत्रियों का उदय की बात करें तो क्षत्रिय शक्ति का उदय बंगाल, ये मुर्शिद कुली खान थे। अवध से सआदत खान, हैदराबाद के निजामुल मुल्क स्वतंत्र राज्य बने। ये क्षेत्रीय राज्य जो है स्वतंत्र थे। बंगाल से मुर्शिद कुली खान, अवध, सआदत खान, हैदराबाद, निजामुल मुल्क, ये स्वतंत्र राज्य बने थे। फिर देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी कर्नाटक युद्ध। इसका उद्देश्य भारत के व्यापार और एकाधिकार और राजनीतिक प्रभुत्व को जमाना था। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसको कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें देखते हैं फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। एक्सला सैपल की संधि के साथ ये प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच रणनीतिक मुकाबला हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध में। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48, जिसमें एक्सला सैपल की संधि हुई। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले के बीच जो है रणनीतिक मुकाबला हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये 1758 से 63 के बीच हुआ था। इसमें बांदीवास का युद्ध हुआ 1760 में। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से हराया था। अंग्रेज ने फ्रांसीसी को इसमें हरा दिया। फ्रांसीसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ इसमें ख़त्म हो गई थी। उसके बाद देखते हैं प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसका मुख्य कारण था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी और व्यापारिक परमिटों यानी दस्तक के दुरुपयोग का विरोध किया था। प्लासी का युद्ध का मुख्य कारण था कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम किलेबंदी और व्यापारिक परमिट दस्तक जो था उसका दुरुपयोग का विरोध किया था, जिसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें विश्वासघात जो किए थे रॉबर्ट क्लाइव,
विश्वासघात, रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया था। इसमें विश्वासघात हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर थे उसको रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया था। इसमें परिणाम की बात करें तो सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और हत्या हुई थी। मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली राजनीतिक सफलता यहीं मिली। पहली राजनीतिक सफलता किसमें मिली? प्लासी के युद्ध में, जिसमें कि मीर जाफर को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया था। रॉबर्ट क्लाइव के नवाब थे, नवाब के सेनापति मीर जाफर थे, उसको रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया था। नेक्स्ट देखते हैं बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि, जिसमें बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम बंगाल से थे, सिराजुद्दौला अवध और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट की संयुक्त सेना थे बक्सर के युद्ध में। और नेतृत्व ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेजों की बड़ी जीत हुई थी। बक्सर के युद्ध में बंगाल से मीर कासिम थे, सिराजुद्दौला अवध से थे और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, ये सभी संयुक्त सेना थे। और ब्रिटिश नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इसमें जो है अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी जीत हुई थी। कौन जीता था? अंग्रेज इसमें जीता था बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध के बाद ही हो गया था एक संधि होता है। बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुआ जिसे इलाहाबाद की संधि कहा गया। 1765 में मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार दिए। मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी दे दिए थे इलाहाबाद की संधि में 1765 को। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। राजस्व शक्ति कंपनी के पास और प्रशासनिक जिम्मेदारी नवाब के पास चला गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में इलाहाबाद संधि के समय ही द्वैध शासन का प्रयोग किया था, लागू किया था, जिसमें कि राजस्व शक्ति जो है कंपनी के पास चला गया और प्रशासनिक जिम्मेदारी नवाब के पास। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ की बात करें यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, इसका उद्देश्य भारत से अधिकतम राजस्व रेवेन्यू वसूलना था ताकि ब्रिटिश व्यापार और सेना का खर्च चल सके। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ ऐसा था कि जिसमें कि भारत से अधिकतम राजस्व जितना हो सके वसूल लेना है ताकि ब्रिटिश व्यापार और सेना का खर्च यहाँ से चल सके। फिर अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में हुआ था। इसका शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी 1793 में। प्रणाली की बात, जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। राजस्व की दर हमेशा के लिए अस्थाई कर दिया गया। राजस्व की दर हमेशा के लिए अस्थाई कर दिया गया था, इसलिए इसे अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया गया और 1793 में अस्थाई बंदोबस्त आया था। दूसरा है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी की बात करें, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 में शुरू हुआ था। इसका शुरुआत थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में की थी। रैयतवाड़ी की शुरुआत थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने किया था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। कब? तो 1820 में। प्रणाली की बात करें तो कोई बिचौलिए या जमींदार नहीं था इसमें। रैयतवाड़ी में सीधे किसानों को रैयत से समझौता हुआ। राजस्व जो है ऊंची दर 50 से 60% की गई थी। इसमें क्या था? 50 से 60% राजस्व जो था बहुत अधिक था, ऊंची दर था 50 से 60%। नेक्स्ट देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये 1822 में आया था। शुरुआत हॉल मैकेंजी ने उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब और मध्य भारत में की थी। कहाँ किए थे? होल्ट मैकेंजी किए थे महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत। कब? तो 1822 में और उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब और मध्य भारत में किया गया था। प्रणाली की बात करें तो राजस्व का निर्धारण पूरे गांव या महल के आधार पर सामूहिक रूप से किया गया। गांव का मुखिया टैक्स वसूलता था, इसलिए महल के पूरे गांव या महल के आधार पर किया गया, इसलिए इसे महलवाड़ी व्यवस्था भी कहा गया और 1822 में हुआ था। होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ, जिसमें कि अंग्रेज ने सीधे युद्ध के अलावा दो प्रमुख राजनीतिक नीतियों के जरिए भारतीय राज्य को हड़पा था। चलिए देखते हैं। पहला है सहायक संधि। सहायक संधि क्या था? सब्सिडरी अलायंस। जनक इसके सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेस्ली थे। शर्त क्या था इसमें? तो भारतीय राजाओं को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च उठाना पड़ता था। भारतीय राजाओं को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, उसका खर्च भी उठाना पड़ता था।
वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे। मतलब अपने मन से या किसी के सलाह पर नहीं करते थे, वो अंग्रेजों की अनुमति चाहिए। सहायक संधि वही हुआ कि अंग्रेज की सहायता से ही किसी राज्य से युद्ध या संधि कर सकते थे, अपने मन से नहीं कर सकते थे, और वेलेस्ली इसके फाउंडर थे। इसमें शामिल राज्य की बात करें तो हैदराबाद सबसे पहले 1798 में शामिल हुआ। फिर मैसूर, तंजौर, अवध और मराठा इसमें शामिल हो गया। कौन कौन? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और मराठा सहायक संधि में शामिल हो गया। नेक्स्ट है व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति। क्या है? व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स। इसके जनक है लॉर्ड डलहौजी। कौन है? व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति के जनक है लॉर्ड डलहौजी। शर्त है इसमें कि यदि किसी भारतीय शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी सगा बेटा नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाएगा, यानी दत्तक पुत्र गोद लिया बेटा का मान्यता नहीं था इसमें। व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति का क्या था? अगर किसी शासक के पास अपना सगा बेटा यानी उत्तराधिकारी है तो ठीक है, उसका वो होगा वारिस। अगर सगा बेटा या उत्तराधिकारी अपना नहीं है तो उसका ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा, उसका गोद लिया बेटा का मान्यता नहीं होगा। इसमें शामिल राज्य की बात करें तो सतारा सबसे पहले हुआ था 1848 में, फिर संबलपुर, उदयपुर, झांसी 1853 में और नागपुर। अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर भी हड़प लिया गया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में हड़प लिया गया था। इसी क्रम में आगे देखते हैं 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जो कि इसका उद्देश्य भारतीय समाज में फैली कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद को दूर करना, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इसका प्रोसेस शुरुआत हुआ। इसमें ब्रह्म समाज आया। इसकी बात करें ब्रह्म समाज की तो ब्रह्म समाज 1828 में आया। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्हें आधुनिकवाद का जनक भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनका योगदान की बात करते इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर पर जोर दिया। इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके कारण लगा था? राजा राम मोहन राय थे और 1829 में लगा था। एक ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा का विरोध ब्रह्म समाज ने किया था, जिसमें राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। क्या? बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिए थे। इनकी योगदान की बात करें तो इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तिका लिखी थी। दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी इन्होंने। 19वीं सदी के भाग 2 की सुधार आंदोलन की बात करें, भाग 2 आता है जिसमें सामाजिक धार्मिक और सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आता है जिसमें फर्स्ट है रामकृष्ण मिशन। क्या है? रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 में। महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में उनका ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें भारतीय संस्कृति का डंका बजा था। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में संसद में उन्होंने भाग लिया था और ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसने भारतीय संस्कृति का डंका बजाया था। दर्शन की बात करें तो मानव सेवा ही ईश्वर है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। युवाओं को आत्मनिर्भर और राष्ट्रभक्त बनाना इनका दर्शन का बात है। मानव सेवा का ईश्वर सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और युवाओं आत्मनिर्भर और राष्ट्रभक्त बनाना चाहिए युवाओं को। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की बात करें
तो इसकी स्थापना 1873 में हुआ था। संस्थापक ज्योतिराव फुले थे। महात्मा ज्योतिराव फुले पूरा नाम है इनका। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिराव फुले है। योगदान की बात करें तो निचली जातियों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी ज्योतिराव फुले ने। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? महात्मा ज्योतिराव फुले, जो कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कि 1885 में होते हैं। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत से देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसके संस्थापक की बात करें, इसके संस्थापक फाउंडर ए.ओ. ह्यूम थे। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन? एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो बेमस चंद्र बनर्जी, जिसे W.C. बनर्जी भी कहा जाता है, इसके प्रथम संस्थापक थे। कांग्रेस के प्रथम सत्र में शामिल सदस्य देश भर से आए 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कांग्रेस के स्थापना के समय इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तत्कालीन वायसराय इसमें कांग्रेस के तत्कालीन वायसराय डफरिन बने थे, लॉर्ड डफरिन। सुरक्षा कपाट सिद्धांत की बात करें, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने भारतीयों के गुस्से को शांत करने के लिए कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल किया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेज ने भारतीयों को गुस्से को शांत करने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना किया था। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण उदारवादी चरण शुरू होता है। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो है उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 में है। चलिए इसी को बढ़ाते हैं आगे। इसमें मुख्य उदारवादी चरण के मुख्य नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। विचारधारा की बात करें तो ये नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते थे। विचारधारा क्या था? नेताओं अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सुधार करना चाहते थे। तरीके तीन तरीके थे, प्रार्थना, दूसरा याचिका करना और तीसरा विरोध। क्या 3 तरीका था इसमें? प्रार्थना, याचिका और विरोध। मुख्य उपलब्धि की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने मुख्य उपलब्धि, तो इसमें दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया और अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि कैसे ब्रिटिश भारत का पैसा लूटकर लंदन ले जा रहे हैं। इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने अपने थ्योरी में बताया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक एक किताब लिखी, जिसमें बताया कि ब्रिटिश भारत से कैसे पैसा लूटकर लंदन ले जा रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण उदारवादी चरण था। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण था उग्रवादी चरण। पहला उदारवादी, दूसरा उग्रवादी, जो 1905 से लेकर 1919 तक चला था। उदय का कारण था इसका उदय का कारण मुख्य था उदारवादियों की याचना की नीति से युवा वर्ग असंतुष्ट था। साथ ही 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन इसका मुख्य कारण बना था। उदारवादियों के चरण का मुख्य कारण था 1905 का कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। इसमें मुख्य नेता थे लाल बाल पाल। कौन थे? मुख्य नेता लाल बाल पाल थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। इन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक का है। और पाल का अर्थ यहाँ होता है बिपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल से थे और इसमें अरविंदो घोष भी थे। विचारधारा अंग्रेजों से भीख मांगने के बजाय दबाव बनाकर अपना हक स्वराज छीनना। इन लोगों का उग्रवादी दल का फोकस था कि हम अंग्रेजों से भीख नहीं मांगेंगे, इसके बजाय हम दबाव बनाकर अपना हक छीन लेंगे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन 1905 की शुरुआत की और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उग्रवादी चरण जो 1905 से शुरू होता है, उन्होंने 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इन्होंने शुरू कर दिया।
इसके बाद फिर शुरू होता है गांधीवादी चरण की शुरुआत होता है, जो कि 1919 से 1947 तक चलता है। महात्मा गांधी का आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी कारण इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 को। शुरुआती क्षेत्रीय आंदोलन सफलता की टिकरी की बात करें इसमें, तो पहला महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था 1917 में बिहार में। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। तिनकठिया प्रणाली यानी नील की खेती के खिलाफ किसानों के सफल नेतृत्व थे। क्या सफल नेतृत्व हुआ इसमें किसानों के खिलाफ, जो कि नील तिनकठिया प्रणाली से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। इसमें गांधी जी का पहला ये भारत में सत्याग्रह था। गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 गुजरात में। गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल था। सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, और पहला जो है भूख हड़ताल था जो कि अहमदाबाद मिल हड़ताल से शुरू हुआ था 1918 में। प्लेग बोनस को लेकर मिल मजदूर को 35% वृद्धि दिलाई थी इन्होंने। ये अहमदाबाद मिल हड़ताल में इन्होंने मजदूरों को 35% वेतन में वृद्धि दिलाया। तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में। फसल नष्ट होने के बाद भी कर वसूली के खिलाफ किसानों का समर्थन किया। यहाँ उन्हें सरदार पटेल के साथ मिला। सरदार पटेल का भी साथ इसमें मिला था खेड़ा सत्याग्रह में। किसको? तो महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देखते हैं 1919 की प्रमुख घटनाएं। 1919 की प्रमुख घटनाएं में है रॉलेट एक्ट। 1919 की प्रमुख घटनाएं में पहला है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट की बात करें, ब्लैक एक्ट इसको कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ये 1919 में शुरुआत हुआ था। ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिला कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे। इसे नो वकील नो अपील नो दलील कहा गया था। ना अपील ना दलील ना वकील, इसका मुख्य नारा था ब्लैक एक्ट का, यानी काला कानून का। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये 13 अप्रैल 1919 को शुरुआत हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका कारण था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गया था, जिसके विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण लोग सभा कर रहे थे। घटना ये जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कौन करवाया था? सैकड़ों लोग जिसमें मारे गए जनरल डायर इसमें। और इसका विरोध क्यों था? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके ले गया था। इसका विरोध की बात करें, इसमें विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इसमें विरोध के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की वापस लौटा दी उपाधि। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1920 से 22 में हुआ था असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1922 में। पृष्ठभूमि की बात करें इसमें पृष्ठभूमि तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा पद को हटाए जाने के विरोध में अली भाइयों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, जिससे गांधी जी ने भी समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन शुरू कौन किया? तो अली भाई ने किया था। अली बंधु ने किया था, जिसे अली बंधु कहा जाता है, और इसका समर्थन गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। और पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। और पहला भूख हड़ताल था अहमदाबाद मिल भूख हड़ताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणनीति की बात करें इसमें असहयोग आंदोलन के रणनीति के बारे में, तो सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों और सरकारी नौकरियों का पूर्ण बहिष्कार इसमें किया गया था असहयोग आंदोलन में। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी कपड़ा और सरकारी नौकरियों का पूर्ण बहिष्कार किया गया था असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में।
नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी के चौरी चौरा में गुस्साए भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया था गोरखपुर यूपी में। इसका परिणाम हुआ कि हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कब ले लिया असहयोग आंदोलन? 12 फरवरी 1922 को। और शुरू हुआ था कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, और वापस हो गया 12 फरवरी 1922 को। इसी क्रम में आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च आता है। पृष्ठभूमि की बात करें तो साइमन कमीशन 1928 में 28 का बहिष्कार और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन का 1928 में स्थापना हुआ था और साइमन कमीशन का इसमें बहिष्कार किया गया, और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया था। दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसकी अवधि 12 मार्च 1936 से लेकर 6 अप्रैल 1936 था और ये 24 दिन तक चला था। 240 मील क्या था? 12 मार्च 1936 से लेकर 6 अप्रैल 1936 तक चला था और 24 दिन का था ये नमक सत्याग्रह, और 240 मील इसमें दूरी तय की गई थी। यात्रा की बात करें तो गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यानी गुजरात का तट पहुँचे थे। 78 अनुयायियों के साथ दांडी गुजरात तट पर पहुँचे थे। गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक बनाकर कानून को तोड़ा और देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने यहीं से किए थे नमक सत्याग्रह के बाद। गांधी इरविन समझौता की बात करें 1931 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया और लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। गांधी जी के बीच समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच, जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग ले लिया था। नेक्स्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ादी की राह, जो कि 1942 से 1947 के बीच है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसका मुख्य नारा था गांधी जी ने देश को दिया था, जो कि करो या मरो, डू और डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, जो कि एक ऐतिहासिक नारा था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश दमन की बात करें तो ब्रिटिश दमन आंदोलन शुरू होते ही अंग्रेजों ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाकर गांधी जी और नेहरू समेत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे यह आंदोलन पूरी तरह से जनता के नेतृत्व में स्वतः स्फूर्त हो गया था। असहयोग आंदोलन जो है ये ब्रिटिश जो है आंदोलन की शुरुआत जो है ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाकर ब्रिटिश ने गांधी जी को और नेहरू समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि यह आंदोलन पूरी तरह से जनता के नेतृत्व में चल गया। नेता चूँकि गिरफ्तार हो गए थे और इसे स्वस्फूर्त आंदोलन भी कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन को कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन स्वस्फूर्त आंदोलन कहा गया। आज़ाद हिंद फौज की बात करें, आईएनए सुभाष चंद्र बोस ने भारत के बाहर सैन्य संघर्ष का नेतृत्व किया और दिल्ली चलो का नारा दिया, जय हिंद का भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 माउंटबेटन योजना आया। माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन किया गया और भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्ति मिली कब? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन जो है महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय। चलिए इसका क्विक रिवीजन करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स की शुरुआत करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 में थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इन्होंने द्वैत शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस
1786 से 1793 में आए। भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है और अस्थाई बंदोबस्त भी लागू किया था कॉर्नवालिस ने। क्या किए थे? अस्थाई बंदोबस्त, और ये सिविल सेवा के जनक कहलाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। विलियम बेंटिक की बात करें, इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में सती प्रथा का अंत किया और अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। सती प्रथा का अंत किसके समय हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये 1848 से 1856 इनका कार्यकाल रहा। हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लाए लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में और डाक व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1856 से 1862 इनका कार्य था। 1857 के विद्रोह के समय शासक भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय कौन शासक था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय भी बने लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने, जिससे स्वदेशी आंदोलन भड़क गया था। स्वदेशी आंदोलन क्यों भड़का था? 1905 में बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन भड़क गया था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें, लॉर्ड माउंटबेटन तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 का कार्यकाल था। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। कब? भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। मुगलों का पतन और यूरोपीय शक्तियों का आगमन 1707 से 1756 के बीच हुआ था। 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु, प्रांतीय राज्य बंगाल, अवध, हैदराबाद का उदय हो गया था। और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, कोहिनूर, हीरा और महल शासन इन्होंने लूटा था। 1746 से 1763 आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, 3 कर्नाटक, इसमें युद्ध लड़े गए थे। भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की शुरुआत भी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का साम्राज्य स्थापना और विस्तार। क्या है? साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, जिसमें 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया। बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत इसी में हुई थी। उसके बाद 1761 को होता है 1761 तीसरा पानीपत का तीसरा युद्ध था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के संयुक्त मोर्चे को हराया था अंग्रेज ने। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे रेगुलेट एक्ट पारित होने के समय 1773 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कौन शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 में। 1798 की बात करें तो इस समय लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सबसे पहले हैदराबाद शामिल हुआ था। कब? 1848 में। कब? 1848 में शुरू हुआ था हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1829 में। 1848 की बात करें तो इसमें लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की शुरुआत किया गया, जिससे सतारा, झांसी, नागपुर का विलय कर दिया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प्पा नीति के तहत। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इसमें 1857 से 1884 क्या है? 1857 से 1884, जिसमें 1857 का महान विद्रोह हुआ था, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब का नेतृत्व हुआ था 1857 के युद्ध में। 1858 की बात करें इस समय भारत के वायसराय भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। इसी 1858 अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने भारत सरकार अधिनियम 1858 के समय। 1875 की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में किया गया था।
1882 की बात करें तो इसमें लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रस्ताव लाया गया था 1882 में। वहीं कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करें, इसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना हुई थी और ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी। 1885 से 1905 उदारवादी का चरण था, यानी मॉडरेट फेज था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले की सक्रियता इसमें अधिक रही। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट है 1909, ये मार्लो मिंटो सुधार था। 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। 1911 दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन रद्द हुआ। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। इसी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और भारत की राजधानी कोलकाता को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था 1911 में। 1915 की बात करें तो 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ। कब? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस के दोनों धड़े और मुस्लिम लीग एक साथ आए। कांग्रेस के दोनों धड़े और मुस्लिम लीग एक साथ आए। लखनऊ समझौता 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन इसी में हुआ था 1916 में। 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ। गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ और खेला सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। गांधीवादी युग और आज़ादी का सफ़र 1919 से 1947 का चरण था। चलिए इसको देखते हैं। 1919 रॉलेट एक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट बना। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। 1920 की बात करें तो इसमें गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी। 1922 की बात करें तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। 1927 की बात करें तो CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 में की गई थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1927 में। फिर से रिपीट कर देते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1923 में। 1927 और 28 की बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और जबकि 1928 में भारत आगमन हुआ था। देशव्यापी विद्रोह और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी 1928 में हो गई थी। 1929 की बात करें तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में। दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ था। 1931 में गांधी अरविंद समझौता हुआ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ पूना पैक्ट के तहत। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। 1939 की बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1939 में। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का इस्तीफा भी 1939 में हो गया था। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव आया, जिसमें अलग पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में। अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में आया था। 1942 की बात करें तो क्रिप्स मिशन की विफलता जो है 1942 में ही हुई थी। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गांधी जी का नारा करो या मरो का नारा भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था।
1945 की बात करें तो बेवेल योजना, शिमला सम्मेलन और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। नेक्स्ट है 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, भारत आई थी और अंतरिम सरकार का गठन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आई, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक भी 1946 में हुई। 1947 माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को बना। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश संसद में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। नेक्स्ट है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। इसमें प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी फेज 1। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों में भय पैदा करना और स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुनना। इसकी महत्वपूर्ण घटना हुई जैसे कि चापेकर बंधु 1897 में पुणे में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की गई। भारत की पहली राजनीतिक हत्या हुई थी जो कि कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी गई थी पुणे प्लेग में। अनुशीलन समिति 1902 में, ओरिगांटन 1906 में इसकी स्थापना हुई। बंगाल में सक्रिय गुप्त क्रांतिकारी संगठन बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दास इसके मुख्य नेता थे। अलीपुर बम कांड की बात करें तो अलीपुर बम कांड 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट की बग्गी पर बम फेंक दिया था। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र 18 वर्ष में शहीद होने वाले क्रांतिकारी बने। फिर से बात करते हैं, कल अलीपुर बम कांड 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट की बग्गी पर बम फेंक दिया, जिसमें कि खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी बने थे। गदर आंदोलन 1913 में शुरू हुआ था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकरा ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकरा 1913 में। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण की बात करें तो ये 1920 का चरण था। 1920 से चरण था। असहयोग आंदोलन 1922 अचानक समाप्ति से असंतुष्ट होकर युवाओं ने फिर से सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924 में इसकी स्थापना हुई और कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। नेक्स्ट बात करते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। घटना था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन में सरकारी खजाने को ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था। इसी को काकोरी ट्रेन एक्शन कहा गया। काकोरी ट्रेन डकैती पहले नाम था, अब इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसका परिणाम हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। ये काकोरी ट्रेन डकैती के कारण राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने संगठन का नाम बदलकर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, जिसका उद्देश्य समाजवादी भारत का निर्माण पथ करना था। पहले इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जो कि HRA था। क्या था? HRA। अब इसका नाम चेंज करके HSRA कर दिया गया, जो कि सोशलिज्म, इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या की बात करें दिसंबर 1928 साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट को मारने की योजना थी, लेकिन गलती से सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ने गोली मार दिया था। सैंडर्स की हत्या कैसे हो गई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गए थे। जो पुलिसकर्मी लाठीचार्ज किए थे जेम्स स्कॉट, उनके मारने की योजना थी, लेकिन गलती से सहायक पुलिस अधीक्षक जो थे जॉन सैंडर्स, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने उन पर गोली चला दी और उनकी मृत्यु हो गई। सेंट्रल असेंबली बम कांड
8 अप्रैल 1929। घटना था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके थे। उद्देश्य था कि किसी को मारना नहीं है, बल्कि बहरे कानों को, यानी किसी को मारना नहीं है, बहरे कान यानी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज़ सुनाना और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद की भी नारा लगाए थे। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। यही 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था। 3 गोलमेज सम्मेलन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था इसे, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। मुख्य विशेषता की बात करें तो अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव किया गया, जो कभी लागू नहीं हो सका क्योंकि रियासतें शामिल इसमें नहीं हुई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू की गई। प्रांतों को अपना फैसला लेने की आज़ादी मिल गई थी 1919 में। केंद्र में द्वैध शासन की बात करें तो डायरकी एट सेंटर, केंद्रीय स्तर पर विषयों को आरक्षित यानी रिजर्व और हस्तांतरित ट्रांसफॉर्म्ड भागों में बांटा गया। केंद्रीय में द्वैध शासन हुआ जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय को 2 भागों में बांटा गया। शक्तियों का विभाजन, 3 सूचियाँ बनाई गई इसमें, संघ सूची, फेडरल लिस्ट, प्रांतीय सूची, प्रोविंशियल लिस्ट और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें 3 सूची बनाया गया था। फेडरल कोर्ट की बात करें तो 1937 में दिल्ली में एक संघीय अदालत की स्थापना की गई, जो बाद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। फिर से रिपीट करते हैं, 1937 में दिल्ली में एक संघीय अदालत की स्थापना की गई, जो कि बाद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए RBI की स्थापना की गई थी। कब? तो 1935 में की गई थी। 1935 में इसका RBI की स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें प्रमुख जनजातीय और किसान आंदोलन भी हुए थे। इसको देख लेते हैं। अंग्रेजों की शोषक भू राजस्व नीतियाँ, वन कानून यानी फॉरेस्ट लॉ और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ भारत के विभिन्न हिस्सों में उग्र विद्रोह हुए थे, जो कि पहला है जनजातीय विद्रोह। क्या? जनजातीय विद्रोह, ट्रिबल ऑफ राइजिंग। क्या है? ट्रिबल ऑफ राइजिंग यानी कि जनजातीय विद्रोह। संथाल विद्रोह इसमें प्रमुख हुआ। संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 से 56 में हुआ था। क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियाँ, बिहार, झारखंड इसका स्थान है और नेता सिद्धू और कान्हू हुए। संथाल विद्रोह के कारण थे जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला आर्थिक शोषण संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण थे। मुंडा विद्रोह की बात करें, मुंडा विद्रोह या उलगुलान दोनों एक ही है। 1899 से 1900 क्षेत्र था, छोटा नागपुर का क्षेत्र था। मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह का क्षेत्र क्या था? छोटा नागपुर का क्षेत्र था, झारखंड। नेता इसमें थे बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा या जगत पिता कहा गया। धरती आबा या जगत पिता किसे कहा गया? बिरसा मुंडा को। और उलगुलान विद्रोह और मुंडा विद्रोह से संबंधित थे बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह का प्रमुख कारण था उनकी पारंपरिक समूह खेती व्यवस्था यानी खूंट कट्टी को अंग्रेजों द्वारा जबरन समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है प्रमुख किसान आंदोलन, जिसमें नील विद्रोह हुआ, इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 60। क्षेत्र बंगाल था, नदिया जिला था। नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास था। नील विद्रोह के नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे और स्थान था नदिया जिला, बंगाल। और इस किसानों को जबरन नील की खेती करने के खिलाफ आंदोलन हुआ था। इस संघर्ष को दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में भी दिखाया है। नील दर्पण किसका है? दीनबंधु मित्र का है। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो 1928 में हुआ था, क्षेत्र गुजरात था। नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बारदोली सत्याग्रह के। और इसका परिणाम हुआ कि बढ़े हुए कर यानी टैक्स के खिलाफ यह एक सफल आंदोलन रहा। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को कौन दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था।
समापन की बात करें तो आधुनिक इतिहास के समापन का सारांश है कि 18वीं शताब्दी के बिखरे हुए भारत से लेकर 20वीं शताब्दी के संगठित आंदोलन तक भारत ने एक मजबूत चेतना, राष्ट्रीय चेतना को दिखाया, जो विकास को देखा। क्या है? आधुनिक इतिहास का समापन हुआ 18वीं शताब्दी के बिखरे हुए भारत से लेकर 20वीं शताब्दी के संगठित आंदोलन तक भारत ने एक मजबूत राष्ट्रीय चेतना यानी नेशनल कॉन्फ्यूजन का विकास देखा। क्या देखा? कन्फ्यूजन का विकास देखा था। ये एक आधुनिक इतिहास की समाप्त यहाँ पर हो जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसमें जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो कंटेंट तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।